Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is importance of bacteria. प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनिंग, न्यूट्रिशन कैसे है, रेस्पिरेशन कैसे है और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे है, उसके बाद आज हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसको तीन तरह की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी मीन, इको मीन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बैक्टीरिया बेसिकली हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इनके अंदर इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंजिंग आती रहती है। वो चेंज इसे सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल होगी और वो हर तरह के इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं, लिहाजा हर तरह के इन्वायरमेंट में ये सरवाइव कर जाते हैं। सबसे पहले इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये काम करते हैं कि साइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं और ताकि वो प्लांट यूज कर सके। तो दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करेंगे, या प्लांट की बॉडी है उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद उसके अंदर जो यूजफुल कंपाउंड हैं उसको यूटिलाइज करवाएंगे, रिसाइकल करवाएंगे। इसमें एक आ जाती है नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इनके जो साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल, इसकी कंप्लीशन में हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद हमने देखना है व्हाट इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस किस तरह इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिट हैं, हमें किस तरह फायदा पहुंचाते हैं। तो इकोनॉमिकली सबसे पहले ये है कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ड्रग। यूज इन इंडस्ट्रीज, योगर्ट बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज होते हैं ये। और फूड भी बनती हैं इससे, और फूड के साथ साथ ड्रग्स फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं, इंसुलिन बनती है, या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जितनी भी, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक्स है, ये सारे बैक्टीरिया से ही बनते हैं। जब ये बनते हैं तो इससे फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट हासिल होते हैं हमें। इसके अलावा ये इसकी स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि ये फूड स्पॉइलेज के लिए भी, फूड स्पॉइलेज होती है इसकी वजह से, फूड स्पॉइल करते हैं। मिल्क है उसकी स्पॉइलेज, या फिर फ्रूट फॉर्मेशन है उसकी स्पॉइलेज। पैथोजेनिक जिस तरह बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट प्लांट पैथोजिन है, प्लांट पैथोजिन ये काम करते हैं कि प्लांट में डिजीज काज करते हैं जिसकी वजह से फ्रूट की प्रोडक्शन सही नहीं होती। तो लिहाजा इसको स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हमारे इकोनॉमिकल लॉस करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से मुराद बेनिफिट भी है और लॉस भी है। अब फूड स्पॉइलेज से किस तरह बैक्टीरिया से बचाया जा सकता है, प्लांट पैथोजिन को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि प्लांट पैथोजिन को किस तरह कंट्रोल करके इकोनॉमिकली ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इसके बाद इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बाद है मेडिकल इंपॉर्टेंस। मेडिकली ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं। ह्यूमन के लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेकिन ज्यादातर पैथोजेनिक भी हैं। 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की वो पैथोजेनिक है, डिजीज काज करती हैं। जब ये डिजीज काज करती हैं तो इनको स्टडी करना जरूरी होता है।
अब हम जब इसको स्टडी करेंगे तो इसको फिर कंट्रोल करने के मेथड देखेंगे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं और ये कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो लिहाजा ये मेडिकली भी इंपॉर्टेंस है इसकी स्टडी करना। अब हमने देखना ये है कि ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है और मेडिकल इंपॉर्टेंस है। अब हमने देखना है कि बैक्टीरिया को हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरह करेंगे। बैक्टीरिया को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि ये डिजीज भी काज करते हैं, फूड की स्पॉइलेज भी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये डेंजरस भी हैं। तो लिहाजा हमने इसको कंट्रोल करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि हम डिजीज को ट्रीट कर सके और डिजीज से बच सकें, फूड स्पॉइलेज से बच सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से मुराद ये है कि हमने विदाउट केमिकल कोई भी फिजिकल मेथड, हीट से या फिर फिल्ट्रेशन से बैक्टीरिया को किसी भी चीज से रिमूव करना है। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वो कौन कौन से फिजिकल मेथड हैं जिससे बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले आ जाती है स्टीम एंड ड्राई हीट। स्टीम से मुराद है कि वाटर वेपर्स जो हैं, जब वाटर को हीट करें उससे जो स्टीम बनती है वो, और उसको भी यूज किया जा सकता है। ड्राई हीट को भी यूज करते हैं हम। इसके बाद ड्राई हीट, ड्राई हीट के बाद गैस, और गैस के बाद इसके बाद फिल्ट्रेशन और रेडिएशन भी, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये मेथड हैं फिजिकली कंट्रोल करने। अब वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कहते क्या है। फिजिकल कंट्रोल करने को कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज स्टीरिलाइजेशन। स्टीराइल करना, स्टीराइल कहते हैं। एक होता है फर्टाइल, एक है स्टीराइल। स्टीराइल का मकसद है कि अनएबल टू रिप्रोड्यूस, कि बैक्टीरिया को इस काबिल बना देना कि उसकी रिप्रोडक्शन रुक जाए, मजीद वो ना फैल सके, स्टीराइल हो जाए। तो लाइफ फॉर्म को कंप्लीटली खत्म कर देना किसी सरफेस से, उसे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड इज नोन एज स्टीरिलाइजेशन। तो फिजिकली हम स्टीरिलाइजेशन से बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से खत्म कर सकते हैं। तो अब जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर क्या करता है? स्टीम और ड्राई हीट, इनका क्या काम है? जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने से चूंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इंजाइम्स हैं, तो उन इंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हीट ज्यादा होगी, हीट के ज्यादा होने से उसकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर होंगी। तो जो वेट हीट है, मॉइस्ट हीट है, उसका फंक्शन ये है कि वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की कोएगुलेशन कर देती है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं रहती, उसके एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर सकता। इसके बाद है ड्राई हीट। ड्राई हीट का काम है कि ड्राई हीट ऑक्सीडेशन करती है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसकी ऑक्सीडेशन करेगी। तो ऑक्सीडेशन की वजह से भी वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ड्राई हीट जो है ऑक्सीडेशन करेगी। इसके बाद हम देखते हैं रेडिएशन क्या करती है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 नैनोमीटर से बिलो हो, वो हम यूज करते हैं। मोस्टली गैमा रेडिएशन, गैमा रेज यूज करते हैं। गैमा रेज का काम यह है कि ये किसी भी सरफेस से बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, स्टीराइल कर देती हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या करती है?
बाज ऐसी मेडिसिन या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अगर हीट किया जाए वो डीनेचर हो जाएंगे। उनके जिस तरह कोई भी एंटीबायोटिक है या कोई भी एंटीसिरा या वैक्सीन है, उसको अगर आप हीट करेंगे, हीट करने की वजह से वो डीनेचर हो जाएगी। तो लिहाजा उसको सीरा या फिर वैक्सीन या फिर मेडिसिन, उसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन हम ये करते हैं कि ऐसे पोर्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकती, तो फिर कोई भी मेडिसिन उसमें हम फिल्टर जब करते हैं तो मेडिसिन फिल्ट्रेट में आ जाती है और फिल्टर के ऊपर बैक्टीरिया बच जाते हैं। इससे फिर हम किसी भी मेडिसिन से बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी केमिकल से अलग कर लेते हैं। तो ये फिजिकल मेथड में आ जाती है, स्टीम, ड्राई हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की फिजिकल मेथड। अब हमने ये देखना है कि केमिकल मेथड कौन से हैं। केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये हम क्यों यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के काम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल हैं जो लिविंग टिश्यू पर यूज किए जाते हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये यूज ऑन लिविंग टिश्यू टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस तरह पायोडीन है, हम यूज करते हैं, कहीं भी जख्म आ जाए तो उसमें पायोडीन से साफ करते हैं कि उसमें से बैक्टीरिया किल हो। तो लिविंग टिश्यू पे जो चीज यूज करते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो नॉन लिविंग मटेरियल से बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के काम आते हैं। जैसा टेबल है, कोई भी ऑपरेशन थिएटर का टेबल है या कोई ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज होते हैं उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज होंगे। ये डिसइंफेक्टेंट ज्यादातर एसिडिक होते हैं और अगर इसको हम लिविंग की सरफेस पर यूज करें तो लिविंग सेल को बर्न कर सकते हैं, उसके लिए लिविंग टिश्यू के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा ये सिर्फ हम नॉन लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं। इसमें हैलोजीन्स, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिनोल्स, ये इसके एग्जांपल हैं डिसइंफेक्टेंट की। तो ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इसके अलावा आ जाते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट। ये यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन मिलती हैं, जिस तरह एमॉक्सिल है, एमॉक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जब किसी को बुखार होता है तो 3 या 5 दिन के लिए यूज करवाई जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो केमिकल मेथड में हम 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एंटीसेप्टिक्स हैं, केमिकल जो लिविंग टिश्यू के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट हैं जो नॉन लिविंग के ऊपर से किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कीमोथेरापेटिक एजेंट हैं ऐसे केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। और एंटीबायोटिक्स हैं जो किसी भी इंफेक्शन के केस में मेडिसिन यूज होती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके बेसिकली 2 तरह से इफेक्ट होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोबिसिडल। सुसाइड से, इसको याद रखना है, सुसाइड में बिल्कुल मार दिया जाता है। माइक्रोबिसिडल, माइक्रोब कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सीडल कहते हैं डेथ, दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह टेट्रासाइक्लिन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। इसके बाद माइक्रोबियोस्टैटिक है, स्टैटिक कहते हैं रुका हुआ। तो इससे मुराद ये है कि ऐसे केमिकल एजेंट या ऐसी एंटीबायोटिक्स
जो कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ये रोक देती हैं और फर्दर उसको ग्रो नहीं होने देती, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देती। फिर ये होता है कि अगर उसकी कांस्टेंट अमाउंट रहेगी, मजीद इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल कर देगा। फिर तो इनके जो मोड ऑफ एक्शन है, माइक्रोबिस्टैटिक और माइक्रोबिसिडल के जो मोड ऑफ एक्शन है ये डिफरेंट होते हैं। बाज ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं, बाज ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगी, बाज ऐसी होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, बाज ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि राइबोसोम पे इफेक्ट करती हैं और बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देती। तो लिहाजा हर तरह की मेडिसिन एंटीबायोटिक्स का डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है, अपने मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से वो फिर डिफरेंट होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पहले डिस्कस किया कि इम्पॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की और फिर बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंस में हमने इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, मेडिकल इम्पॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस देखी है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमने फिजिकल मेथड देखे हैं कि स्टीम से कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन होती है, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन करेगी, रेडिएशन गेमा रेडिएशन किल करेगी उसको, फिल्ट्रेशन हम करते हैं ऐसी केमिकल को जो कि हीट से डीनेचर हो जाए। फिर हमने केमिकल एजेंट पढ़े हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, केमोथेरापेटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। फिर हमने एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट टाइप पढ़ी है, माइक्रोबिसिडल क्या है और माइक्रोबियोस्टैटिक क्या है। ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटीबायोटिक्स की फर्दर डिटेल पढ़ेंगे कि उसके मिसयूज़ के क्या इफ़ेक्ट होंगे। लिहाजा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।